नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार स्टडी शाला 2.0 में। और जैसा कि आप लोगों की डिमांड भी थी और हम लोगों को ये क्लास शुरू भी करनी थी शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को लेकर के, ठीक है। ये आपका आता है यूपी टीईटी के सीडीपी वाले पार्ट में। किसमें आता है? आपका सीडीपी वाले पार्ट में आता है। मतलब कि वहां पर आपको देखिए सीडीपी टोटल आपको 30 नंबर की देखने को मिलती है और ये कुछ भागों में बटी होती है और उसमें एक पार्ट आपका है अधिगम। तो अधिगम के अंतर्गत हम लोगों को ये सारे सिद्धांत पढ़ने होंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको शुरू किया है। तो यहां से होते हुए अभी अधिगम भी मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। अधिगम में जितनी भी चीजें आती हैं सारी चीजें आपको मिलेंगी और उसके बाद ये सारे सिद्धांत भी आपको पढ़ने ही हैं। तो हम लोगों ने सिद्धांत से ही अपनी क्लास की स्टार्टिंग की है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग पावलोव को पढ़ने वाले हैं। पावलोव का सिद्धांत जिसका नाम है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। अब देखिए यहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं आपके यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या बाकी अदर स्टेट्स के जितने भी जो है पात्रता परीक्षा हो या इस तरीके की टीचर एग्जाम्स होते हैं, यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं, एक तो ये पूछा जाता है, देखिए इनके सिद्धांत के नाम से ज्यादातर जो प्रश्न बने हैं वो इनके सिद्धांत के नाम से बने हैं, उसके बाद उसके अनुप्रयोग पर बनते हैं। तो आज की क्लास में जितने भी इनके सिद्धांत के नाम है उनको हम लोग ऐसी ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे ना कि आपको एकदम दिमाग में छप जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं। जैसे आपके सामने नाम आएगा ना आप तुरंत जोड़ेंगे, अच्छा ये पावलोव का है, नाम तो पावलोव वाला है, ठीक है। और अभ्यास प्रश्न भी हम इसके लास्ट में करने वाले हैं। अभी तक जितने भी प्रश्न यहां से पूछे जा चुके हैं वो किसी भी परीक्षा में हो वो भी हम इस वीडियो के लास्ट में जो है करने वाले हैं। पहले क्लास करेंगे फिर जाकर के वो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले इन सिद्धांतों को शुरू करने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि ये जो शिक्षण अधिगम है ये है क्या, ठीक है। इसके बारे में कुछ ना कुछ तो आपको जानकारी होनी चाहिए। जैसे जो अधिगम है ये किससे बना है? ये शिक्षण अधिगम की बात हो रही है, माफ कीजिएगा शिक्षण की बात हो रही है, शिक्षण और अधिगम। देखिए इसका मतलब सीधा सा होता है शिक्ष धातु से ये बना होता है और शिक्ष धातु का जो मतलब होता है उसका दोनों मतलब होता है, सीखना और सिखाना। केवल एक चीज नहीं होता है, शिक्ष का मतलब केवल एक नहीं होता है कि सिखाना या फिर सीखना, नहीं, दोनों होते हैं और ये निरंतर चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया होती है सीखना या सिखाना। जैसे देखिए होता यह है कि भले मैं पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीजें पता होंगी, बहुत सी चीजें हैं जो आपको पता होंगी और ऐसा नहीं है। देखिए जो चीजें आपको पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, वो आपको भी पता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग ऐसी चीजें छोटे बच्चों से भी सीख लेते हैं जो हमें नहीं पता होती है ना। तो बच्चा भी हमको सिखा रहा है, हम भी बच्चे को सिखा रहे हैं, हम भले पढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरे से सीख भी रहे हैं। इसीलिए ये प्रक्रिया जो होती है वो सीखना और सिखाना दोनों को मिला करके होती है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। अब देखिए बात ये हो जाती है कि ठीक है कैसे पता चलेगा कि हमने सीखा या नहीं सीखा ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं कि सीखना या अधिगम तभी माना जाता है जब आपके कुछ चीजों में परिवर्तन हो। किसमें किसमें? एक चीज बाकी के लोग बताते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन हो, ठीक है। जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा तब तक अधिगम नहीं माना जाता है। लेकिन किन किन चीजों में चेंज होना चाहिए वो देखिए। सीखना तभी माना जाएगा जब आपके केबी स्क्वायर, आप कहेंगे केबी स्क्वायर क्या है सर? तो याद करने के लिए है, के मतलब होता है नॉलेज, बी मतलब होता है बिहेवियर और बी से होता है बिलीव, ठीक है। मतलब कि अगर आपके ज्ञान में, आपके व्यवहार में और आपके विश्वास में परिवर्तन हो गया किसी भी चीज को लेकर के, तब कहा जाता है कि अब अधिगम क्या हो गया? संपन्न हो गया है। इनमें से जिस भी चीज, इन चीजों में परिवर्तन होने का मतलब है कि आपने अधिगम कर लिया है। समझ गए आप? जैसे आज अगर अभी तक आप लोग पावलोव के सिद्धांत को अच्छे से नहीं समझते हैं तो आप उसको अच्छे से सीख जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? आपका नॉलेज बढ़ जाएगा। अब इसको सीखने के बाद आप उसको जाकर के कक्षा में प्रयोग करने लगेंगे या उसको अपने जीवन में ला करके उतार लेंगे, तो क्या हो जाएगा? आपका जो है बिहेवियर बदल जाएगा, है ना। और दूसरी चीज ये होगी कि अगर आपको लगता होगा कि यार पावलोव का सिद्धांत बहुत कठिन है, पता नहीं कैसे प्रश्न आते होंगे, तो अब जो कठिन है, आपका जो बिलीव था कि कठिन है वो भी बदल जाएगा, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपको ये सिद्धांत एकदम आसान लगने लगेगा, ठीक है।
तो अब क्या हो जाएगा, इस क्लास के लास्ट में आपका अधिगम संपन्न हो जाएगा इस चैप्टर को लेकर के। अब अधिगम प्रक्रिया को लेकर के अगर हम बात करें, इसके जो है 4 प्रमुख कारक होते हैं। कौन कौन से कारक होते हैं? एक होता है, देखिए इन कारकों को 2 भागों में बांट दिया गया। देखिए चारों कारक, उद्दीपक, अनुक्रिया, इनको तो आप एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपको पूरे सिद्धांत में बराबर मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद है प्रेरणा और पुनर्बलन। देखिए होता यह है कि कुछ चीजें जरूरी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि इनको छोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर जो उद्दीपक और अनुक्रिया है, ये ऐसी चीजें हैं बिना इनके जो है कोई भी अधिगम हो ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब है कि ये अधिगम के लिए कैसे कारक हैं? अनिवार्य कारक हैं। और अगर बात करें प्रेरणा और पुनर्बलन की, तो ये आवश्यक हैं, अनिवार्य नहीं है, आवश्यक हैं, ठीक है। अनिवार्य का मतलब होता है कि जिसके बिना काम ही ना चले। आवश्यक का मतलब होता है इनके आने पे काम अच्छा हो जाएगा, अगर नहीं भी है तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए एक एक चीज को हम अच्छे से थोड़ा सा समझ लेते हैं। उद्दीपक क्या होता है ये समझिए। उद्दीपक का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज जो हमें सीखने के लिए उत्तेजित करती हो। जैसे अभी हम सिद्धांत में पढ़ेंगे कि एक कुत्ता है, ठीक है, वो मांस के टुकड़े को या भोजन को देखता है तो वो उसके लिए उत्तेजित हो जाता है, तो उसके लिए भोजन क्या हो गया? उद्दीपक हो जाएगा। अब जब वो उस चीज को देखेगा, मांस के टुकड़े या भोजन को देखेगा, तो लार टपकाना शुरू कर देता है या उछलना कूदना शुरू कर देता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो लार गिरती है या जो उछल कूद होती है वो अनुक्रिया होती है, जो इस उद्दीपक को देख करके शुरू होती है। तो मतलब कि उद्दीपक को देखने से क्या शुरू हो जाती है? अनुक्रिया शुरू हो जाती है। अनुक्रिया का मतलब जानते हैं ना, किसी चीज को देख करके कोई क्रिया होनी, किसी चीज के बदले में कोई क्रिया होनी, वो अनुक्रिया हो जाती है। तो उद्दीपक और अनुक्रिया आप क्या हुआ समझ गए। अब उद्दीपक देखिए 2 प्रकार के हो जाते हैं ना, एक आपका प्राकृतिक हो जाता है, एक आपका कृत्रिम हो जाता है। प्राकृतिक जैसे भोजन प्राकृतिक है, कृत्रिम कौन सा होगा? कृत्रिम वो हो जाएगा जो हम अलग से ला करके एक और उद्दीपक रख देते हैं, जैसे घंटी रख देंगे हम, ठीक है, तो ये हो जाएगा। आगे हम बात करें प्रेरणा। प्रेरणा जो होती है ये आंतरिक शक्ति होती है जो हमें सीखने के लिए प्रेरित करती है। क्या करती है? सीखने के लिए प्रेरित करती है। अगर ये ना हो तो सीखने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? अंदर से सीखने की इच्छा ही नहीं होगी, ठीक है। तो ये प्रेरणा हो गई जो कि आंतरिक शक्ति है। और एक आपका होता है पुनर्बलन, जिसे रीइंफोर्समेंट कहते हैं। ये अधिगम प्रक्रिया के बीच में दिया जाता है और क्या होता है, वो सीखने की गति को बढ़ा देता है। जैसे क्लास में मान लीजिए आप पढ़ा रहे हो, किसी बच्चे ने सही उत्तर दिया, तो आप पढ़ा रहे हैं, अधिगम चल रहा है, आपने कहा शाबाश, तो क्या हो जाता है? इससे बच्चे को पुनर्बलन मिल जाता है, बच्चा और अच्छे से सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुनर्बलन। तो ये प्रश्न यहां से आपसे बन सकता है कि निम्न में से अधिगम प्रक्रिया के 4 कारक में से कौन सा नहीं है? कोई एक बदल देगा कि कौन सा कारक इसमें नहीं है, तो आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं पावलोव के सिद्धांत को मुख्य रूप से, ठीक है। तो इवान पावलोव इनका पूरा नाम है, जैसे हम लोग कहीं पे पढ़ते हैं आईपी या इवान पावलोव, इनका पूरा नाम यही है। तो आईपी पावलोव या ऐसे नाम मिल जाते हैं तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इनका ही नाम होता है ये, ठीक है। कौन थे? रूसी वैज्ञानिक थे, ठीक है। और ये इनको जो है शास्त्रीय अनुबंधन के जनक के रूप में जाना जाता है। शास्त्रीय अनुबंधन का जनक इनको कहा जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, और हालांकि ये पूछा भी गया, जहां भी शास्त्रीय अनुबंधन का नाम आए वहां आप तुरंत क्या करेंगे? पावलोव लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने प्रयोग किस पे किया? कुत्ते पे इन्होंने प्रयोग किया है। किस पे किया है? कुत्ते पे। इतनी बार पूछा गया कि क्या ही बताएं, जितने भी सिद्धांत होंगे उनके जानवर किस पे प्रयोग किया, जैसे स्किनर ने किस पे किया, थॉर्नडाइक ने किस पे किया, ये बार बार पूछा जाता है। एक और इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए ये वैसे तो परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती है, लेकिन यूपी टेट जैसी परीक्षाओं में पूछी जा सकती है कि पाचन क्रिया पर शोध के लिए इनको 1904 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सर्वोच्च पुरस्कार होता है नोबेल पुरस्कार, उससे सम्मानित किया गया था। देखिए वैसे ये जो थे पावलोव जो थे, ये पहले मनोवैज्ञानिक नहीं थे, ये जो है शरीर पर शोध करते थे। पहले ये हृदय पर शोध कर रहे थे, उसके बाद वो शिफ्ट हुए आमाशय पर आ गए। आमाशय का शोध करते करते फिर इन्होंने पाचन क्रिया पर शोध करना शुरू कर दिया। इस पर इन्हें नोबेल पुरस्कार 1904 में मिला। इन्होंने कुत्ते पे प्रयोग किया, कौन सा सिद्धांत? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में इन्होंने क्या किया कि देखिए एक कुत्ते को इन्होंने बांध रखा है, ठीक है।
ताकि वो ज्यादा हिले डुले ना, इधर उधर ना भागे, ये ध्यान में रखेंगे। और यहां से एक पाइप लगाई है इन्होंने, ठीक है, ये लार ग्रंथि है। पाइप इसलिए लगाया है कि जो भी लार इसकी निकले भोजन को देख करके, क्योंकि वही प्रतिक्रिया होगी, है ना, तो लार को इकट्ठा करने के लिए इन्होंने, उसकी मात्रा को मापने के लिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक पाइप लगा दी है। अब आप कहेंगे सर लार को क्यों मापेंगे, है ना, तो लार ही तो प्रतिक्रिया है, क्योंकि जब ये भोजन को देखेगा तो प्रतिक्रिया के स्वरूप क्या करेगा, लार टपकाएगा, उसे हम कहेंगे कि इसने उद्दीपक को देख करके अनुक्रिया की। अब लार की मात्रा पर डिपेंड करेगा कि कितनी अनुक्रिया हुई, घटी या बढ़ी, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब हम इनके जो है सिद्धांत को एक बार अच्छे से समझते हैं। क्या है सिद्धांत में, समझिए। देखिए इन्होंने इनके सिद्धांत की सबसे पहले समझिए कि 3 अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, 3 अवस्थाएं हैं इनकी। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, पहले तो है कि बिफोर कंडीशनिंग, अनुबंधन के पहले की अवस्था। उसके बाद इनकी है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, मतलब अनुबंधन के समय की अवस्था। और आफ्टर कंडीशनिंग, अनुबंधन के बाद की अवस्था, ठीक है। अब यहां पर हम इस सिद्धांत को एकदम, यहीं पे सब कुछ आपके समझ में आ जाएगा। करना क्या है, आराम से समझ लीजिए। देखिए ये जो इनका यहां पे आपको 2-3 चीजें मिलेंगी, जैसे एक अनअनुबंधित उद्दीपक, चलिए मैं लिख देता हूं। एक है आपका अनअनुबंधित उद्दीपक, अनअनुबंधित उद्दीपक, ठीक है। दूसरा आपका रहेगा अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक। और तीसरा आपका मिलेगा, यह है अनअनुबंधित अनुक्रिया, अनअनुबंधित अनुक्रिया। और अगर बात करें इसके बाद आपका आ जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया। चलिए अब यहां पर एक चीज समझिए, बस नाम अगर आप समझ रहे हैं इनके तो बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। नाम का मतलब यह है, देखिए अनअनुबंधित, अन मतलब नहीं और अनुबंधित मतलब किसी से जुड़ा हुआ। जो किसी से जुड़ा हुआ नहीं है वो उद्दीपक कौन सा हो जाएगा, अनअनुबंधित उद्दीपक, जिसको कहते हैं अनकंडीशनड स्टिमुलस, ठीक है। क्या कहते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस। और इसी को अभी हम कहेंगे UCR, अनकंडीशनड स्टिमुलस। अनुबंधित उद्दीपक का मतलब यह हो जाता है कि ऐसा उद्दीपक जिसको किसी अन्य से जोड़ दिया गया। क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, अनुबंधित मतलब कंडीशनड उद्दीपक मतलब होता है स्टिमुलस। ये माफ कीजिएगा UCS है, ये R नहीं, ठीक है। ये हो जाएगा आपका CS मतलब कंडीशनड स्टिमुलस। अनअनुबंधित अनुक्रिया का क्या होगा, ऐसी अनुक्रिया जो अभी किससे संबंधित है, अभी ये UCS से संबंधित है, मतलब अनअनुबंधित उद्दीपक से संबंधित है। वो आपकी कौन सी अनुक्रिया होगी, अनअनुबंधित अनुक्रिया, मतलब UCR, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। और अनुबंधित अनुक्रिया क्या हो जाएगी, ऐसी अनुक्रिया जो ऐसे उद्दीपक से जुड़ गई है जो क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है, तो ये हो जाएगी CR मतलब कंडीशनड रिस्पॉन्स। इन चीजों को आपको समझ के चलना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ठीक है। अब मिटाते हैं इसको, चलिए ध्यान से समझिए। देखिए यहां पर इन्होंने यह बताया कि जब कंडीशनिंग नहीं हुई होती है, मतलब अनुबंधन नहीं हुआ होता है, तब की 2 स्थितियां हैं। कौन कौन सी है, एक तो वो है कि जब कुत्ते के सामने भोजन दिया जाता है तो कुत्ता क्या करता है, लार टपकाता, स्लाइवा टपकाता है, जो कि यही क्या है, भोजन को देख करके कुत्ता लार टपकाना क्या करता है, शुरू कर देता है। अब भोजन यहां पर आपका क्या है, अनअनुबंधित उद्दीपक है, मतलब UCS है। लार टपकाना शुरू किया तो लार क्या है आपका, ये है UCR, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो भोजन को देख करके कुत्ते ने क्या किया, अनुक्रिया करना शुरू कर दिया। फिर क्या किया कि एक बार हमने केवल घंटी बजाई, जो कि अभी न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब तटस्थ है, ये अभी जो है कोई काम नहीं कर रही है। इस न्यूट्रल स्टिमुलस को देख करके क्या हुआ, कुत्ते ने कोई रिस्पांस नहीं किया, कोई लार नहीं टपकाई, मतलब अभी इसका और इसका कोई संबंध नहीं है।
अगर हमने इसका घंटी का और कुत्ते के लार से संबंध स्थापित कर दिया तो यही पावलोव का सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, अब यहां समझिए, ये तो हो गया पहले की बात की भोजन को देख करके कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। लेकिन जब एक बार हमने क्या किया कि भोजन के साथ, मतलब ये जो है अभी अनकंडीशनड स्टिमुलस था ये भोजन, अब इसके साथ हमने क्या किया, घंटी को संबद्ध कर दिया, मतलब कि बांध दिया। मतलब भोजन दे रहे हैं, घंटी बजा दिया, साथ में घंटी भी बज रही है और भोजन भी जा रहा है। कुत्ते ने क्या किया, लार टपकाना शुरू कर दिया, कुत्ता तब भी लार टपका रहा है। अब कंडीशनिंग कर दी गई, किसके साथ, भोजन और घंटी के साथ कंडीशनिंग कर दी गई। अब घंटी बज रही है, भोजन मिल गया, कुत्ते को क्या लगेगा कि अरे घंटी बजी, तुरंत भोजन मिल गया। फिर वही बार बार हमने दोहराया तो क्या हुआ, अब कुत्ते को लगने लगा कि घंटी बज रही है तभी भोजन मिल रहा है। ठीक है, तो एक बार ऐसा हुआ कि केवल घंटी बजाते ही क्या हो गया, कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। घंटी बजाते ही कुत्ते ने लार टपकाना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह हो गया कि भोजन का अनुबंधन अब घंटी ने कर लिया है। ठीक है, और अब घंटी बजाने से ही लार टपकनी शुरू हो गई। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जैसे होता यह है कि देखिए, पहले ये होता है कि घर पे जब छोटे बच्चे होते हैं ना, पापा आते हैं तो पापा मान लीजिए रोज रोज टॉफी लेके आ रहे हैं, तो बच्चे को ये लगा कि पापा आते हैं टॉफी देते हैं, पापा आते हैं टॉफी देते हैं। तो एक समय ऐसा आता है ना कि पापा की गाड़ी की आवाज ही घर के बाहर आती है, तब तक बच्चा बाहर निकल जाता है। क्यों? उसने आवाज सुनी, उसके दिमाग में आ गई कि टॉफी आ गई, है ना। वही चीज हुआ कि कुत्ते ने सुना कि घंटी बजी, मतलब भोजन आ रहा है। अब भोजन को समझ करके इसने क्या किया, लार टपकाना शुरू कर दिया। समझ गया? बस यही हुआ कि अनुबंधन हो गया ना, बस इनका जो है सिद्धांत यहीं पर पूरा हो गया। अब इसको समझिए, तीनों को समझिए कैसे होता है। बिफोर कंडीशनिंग में क्या हुआ, एक बार हमने यूसीएस दिया। यूसीएस का मतलब क्या है, अनअनुबंधित उद्दीपक दिया। तो अनुक्रिया हुई कि नहीं हुई? आप कहेंगे हुई सर। यूसीआर हुई, मतलब अनअनुबंधित अनुक्रिया हुई। इसके पहले ही यह भी देखा गया कि अगर हम केवल घंटी बजाएं, जो कि न्यूट्रल स्टिमुलस है, घंटी बजाने से कोई रिस्पांस हुआ? तो आप कहेंगे नहीं, कोई रिस्पांस नहीं हुआ, मतलब कि कोई अनुक्रिया नहीं हुई, केवल इसी से हो रही है। ड्यूरिंग में क्या हुआ, मतलब जब प्रक्रिया चल रही थी उसके दौरान क्या हुआ, तो उसके दौरान हुआ घंटी, जिसको अभी हम कह रहे थे न्यूट्रल स्टिमुलस, और घंटी के साथ भोजन जो यूसीएस था, दोनों को जब जोड़ करके दिया गया तो क्या लार आई? तो आप कहेंगे हाँ लार आई, लेकिन अभी ये अनअनुबंधित है। क्यों? क्योंकि अभी ये साथ में भोजन भी मिल रहा है, इसीलिए ये अनअनुबंधित है। तो ये आप समझ के चलिएगा। अब देखिए, इसकी कंडीशनिंग की जा रही है दोनों की। इसके बाद अगर हम बात करें कि फिर आफ्टर कंडीशनिंग, जब कंडीशनिंग हो गई दोनों की, घंटी और किसकी, भोजन की, जब कंडीशनिंग हो गई तो क्या हुआ, अब जो घंटी थी ना, केवल घंटी बजते ही क्या हो गई, लार टपकने लगी। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जब घंटी बजते ही लार टपकने लगी, तो अब ये जो घंटी थी ना, इसने अनुबंधन कर लिया, मतलब अब ये कंडीशनिंग स्टिमुलस हो गया, और लार ने भी अनुबंधन कर लिया। अब घंटी से, भोजन से नहीं, घंटी से कर लिया, तो अब यही क्या हो गया, कंडीशनिंग रिस्पांस हो गया, मतलब कि सीआर हो गया। समझ गए आप? अब यहां से प्रश्न वैसे नहीं बनेंगे, लेकिन जब तक आप समझेंगे नहीं ना, तब तक इस सिद्धांत को अच्छे से आप कैरी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यही आपका पूरा सिद्धांत हो गया। 3 जो है स्तर में ये बढ़ गया। ठीक, अब चलते हैं आगे। यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं, मैं कहूं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सबसे पहला किस पर प्रयोग किया, कुत्ते पर। कहां के वैज्ञानिक, रूस के। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज बनती है वो यही इनके नाम को लेकर के बनती है। नाम कैसे याद करें, इसको ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो अगर आप जो है इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ताकि आपको लिखने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। इनके सिद्धांत का पहला नाम आपने पढ़ा कि शास्त्रीय अनुबंधन, मतलब इसी को शास्त्रीय को इंग्लिश को हिंदी में कर देगा तो क्लासिकल अनुबंधन। मतलब देखिए, शास्त्रीय को अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल। ठीक है, तो सीधा सीधा पता है। और ये शास्त्रीय, तो दोनों एक ही नाम हो गए, बस हिंदी और अंग्रेजी के हो गए। अब इसको याद कैसे करना है, तो देखिए होता यह है ना कि जो घंटी बजाई जाती है, तो घंटी को अक्सर जब से आप घंटी सुनेंगे तुरंत धार्मिक भावना आएगी मन में। और ये कहां पर होता है, शास्त्रों में होता है। तो घंटी बजने का संबंध शास्त्र से है, इसीलिए शास्त्रीय सिद्धांत हो गया ये।
कैसा सिद्धांत? शास्त्रीय। अब देखिए घंटी का संबंध किससे है? शास्त्रों से, मतलब शास्त्रीय है, तो शास्त्र से अनुबंधन कर लिया, मतलब घंटी से क्या किया था? अनुबंधन। आप सीधे समझेंगे, पावलाव में घंटी से अनुबंधन किया था, मतलब घंटी शास्त्रों में पाया जाता है तो शास्त्रीय अनुबंधन हो गया। शास्त्रीय को अंग्रेजी में कहते हैं क्लासिकल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये अब आपको नहीं भूलेगा। अब बात आई परिमाणात्मक अधिगम सिद्धांत क्या है। तो देखो भैया, मैंने इसीलिए शुरू में बताया कि इन्होंने उसके लार का मेजरमेंट किया और इन्होंने पाया कि जब भोजन दिया जा रहा था तो भी लार उतनी ही आ रही थी जितनी केवल घंटी बजने पे आई। क्या बजने पे आई? घंटी बजने पे आई, ठीक है। तो क्या किया इसने जो है परिमाण को, उसमें लार को मापा गया ना, लार की मात्रा मापी गई, वो पाइप उसी लिए लगाई गई थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया? परिमाणात्मक अधिगम सिद्धांत। ध्यान रखिएगा, लार की मात्रा को लेकर के परिमाणात्मक अधिगम सिद्धांत। अब आगे है परंपरागत सिद्धांत, भी इनका नाम है। क्यों है? तो देखिए भैया, घंटी अभी मैंने बताया ना कि क्लासिकल मतलब ये परंपराओं को फॉलो करता। शास्त्र क्या है? परंपरा है, ठीक है। जो शास्त्र है, शास्त्र के तरीके से कुछ काम हो रहा है तो वो परंपराओं को फॉलो किया जा रहा है, बस परंपरागत अधिगम सिद्धांत। आराम से। संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत क्या है? देखिए संबंध और संबद्ध में अंतर है, तो संबंध मत करिएगा, संबद्ध करिएगा। अब देखिए एक प्रश्न आता है, एस आर बॉन्ड थियरी। तो अगर आप एस आर बॉन्ड थियरी कहेंगे कि ये है तो गलत है। पावलाव का एस आर बॉन्ड थियरी नहीं है, पावलाव का है एस टाइप थियरी, ठीक है। यस, एस टाइप थियरी आप कह सकते हैं। स्टिमुलस टाइप है ना, एक स्टिमुलस को दूसरे स्टिमुलस से हटाया जा रहा है, तो ये एस आर टाइप नहीं है। एस आर बॉन्ड अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसका है? ये है आपका थॉर्नडाइक का। किसका है? थॉर्नडाइक का है। यहां पर ज्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? अब देखिए संबद्ध, तो संबद्ध किसको किससे संबद्ध किया गया है, किसको किससे बांधा गया। अब किसमें बांधा गया आप समझ गए ना? घंटी को भोजन से बांध दिया गया, संबद्ध कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत। देखिए भोजन से घंटी को संबद्ध किया गया, अब घंटी से प्रतिक्रिया होने लगी, इसीलिए इसका नाम संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत हो गया। अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत, भैया क्यों ऐसा हुआ? अनुकूलन हो गया था ना, घंटी और भोजन में क्या हो गया? अनुकूलन हो गया, बस इसीलिए अनुकूलन अनुक्रिया सिद्धांत हो गया इसका नाम। एस कंडीशनिंग थियरी क्या है? एस कंडीशनिंग थियरी मतलब कि एस मतलब क्या है? स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब क्या? उद्दीपक। तो उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत क्या हो गया? उद्दीपक अनुबंधन सिद्धांत भी किसका हो जाएगा? ये भी इन्हीं का हो जाएगा। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। संबंध प्रत्यावर्तन क्या होता है? एक दूसरे में बदल जाना। तो घंटी और भोजन के संबंध आपस में क्या हो गए? प्रत्यावर्तित हो गए, बदल गए, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। प्रतिस्थापक का सिद्धांत, तो घंटी ने भोजन को प्रतिस्थापित कर दिया, तो प्रतिस्थापक का सिद्धांत। ये वाला नाम, ये वाला नाम, ये वाला नाम और ये वाला नाम, ये चारों नाम आपके केवल उसी पे संबंधित है कि इसने घंटी को प्रतिस्थापित कर दिया, अनुकूलन उससे कर लिया, समझ रहे हैं, उससे संबद्ध स्थापित कर लिया, ये हो गया। और प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, तो प्राचीन में घंटी ही बचती थी, घंटी और परंपरागत जो आपका हो गया, प्राचीन परंपरागत शास्त्रीय और क्लासिकल सब किससे संबंधित हो गए? प्राचीन से। समझ गया? तो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी किसका हो गया? ये भी हो गया पावलाव का। तो इतने सारे नाम थे, यहां पर पॉइंट बना के लिखा गया है एस टाइप थियरी और आर टाइप थियरी। अगर एस टाइप थियरी की बात हो तो किसका नाम आएगा? पावलाव का। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने भोजन को देख करके लार टपकाया। तो पहले क्या आया? पहले आया भोजन। क्या आया भैया? पहले भोजन आया, फिर क्या आया? फिर आई लार। तो भोजन क्या है? आप कहेंगे कि सर भोजन तो स्टिमुलस है, मतलब उद्दीपक है। पहले उद्दीपक आया, तो एस टाइप थियरी किसकी हो गई? पावलाव की हो गई। अब आप कहेंगे सर स्किनर का क्या था? तो स्किनर में क्या होता है? स्किनर में चूहा पहले दौड़ता है, उसको भोजन नहीं दिखाई दे रहा था, चूहा पहले दौड़ता है, उसके बाद उसको भोजन दिखता है, मिलता है, ठीक है। तो पहले वो दौड़ता है, दौड़ने का मतलब क्या है? अनुक्रिया। तो पहले अनुक्रिया करता है, फिर उसको क्या मिलता है? भोजन मिलता है। समझ गए आप? तो पहले उसमें अनुक्रिया आएगी, मतलब आर टाइप थियरी हो जाएगी वो। समझ गए आप? दोनों ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि शास्त्रीय अनुबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं।
तो यहां पर हम पढ़ेंगे 4 कारक होते हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, जो प्रमुख कारक होते हैं। ये आपसे ऑप्शन बना के सीधे सीधे दे सकता है, ठीक है, क्या करता है, ऑप्शन बना के दे देगा। प्रेरणा कैसे प्रभावित करती है, तो देखिए अगर जो है अनुबंधन चल रहा हो और उसके बीच में कोई ऐसी चीज ना हो, प्रेरणा खत्म कर दी जाए, जैसे अंदर से कोई आंतरिक शक्ति ही ना हो सीखने की, तो क्या अनुबंधन उसमें बनेगा, तो आप कहेंगे नहीं। जैसे क्या है, कुत्ते को भूख ही ना लगी हो, क्या हो भैया, कुत्ते को भूख ना लगी हो, अंदर से उसकी इच्छा ही ना हो कि मैं कुछ खाऊं, तो क्या अनुबंधन स्थापित होगा। आप भोजन रख दो, उसका पेट भरा है, भोजन खाने के लिए लार टपकाएगा ही नहीं, और अगर टपकाएगा भी तो बहुत उसकी मात्रा जो है कम होगी, क्या होगी, कम होगी। तो आंतरिक शक्ति अगर उसको नहीं मिलेगी तो भी जो है ये अनुबंधन कैसा होगा, अगर बनेगा भी तो बहुत कैसा होगा, वीक होगा, बहुत कमजोर होगा, ठीक है। अगला समय की निकटता या समय का अंतराल। जैसे इसमें यह कहा जाता है कि घंटी बज रही हो और आप खाना दे दें, ठीक है, तब तो ठीक है, अनुबंधन बहुत स्ट्रांग बनेगा। लेकिन मान लीजिए घंटी अभी बजी, खाना 10 मिनट बाद दिया, या खाना अभी दिया, घंटी 10 मिनट बाद बजी, समय अंतराल अगर ज्यादा होगा तो अनुबंधन स्थापित ही नहीं होगा, क्योंकि उसके बीच में उसको और भी आवाजें सुनाई देंगी और वो जोड़ ही नहीं पाएगा कि घंटी बजने के बाद खाना मिला, खाना आने के बाद घंटी बजी, तो वो जोड़ नहीं पाएगा। इसलिए समय अंतराल बहुत ही कम होना चाहिए या ना होना चाहिए, ठीक है, साथ में हो तो और भी बेहतर हो जाता है। दोहराव या पुनरावृत्ति, तो देखिए दोहराव या पुनरावृत्ति की बात यह होती है कि जैसे अनुबंधन के लिए जरूरी होता है कि जो स्टिमुलस उसको मिल रहा है, यूसीआरएस जो उसको मिल रहा है, वो मिलते रहना चाहिए। नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे उसका संबंध जो होता है, अनुबंध होता है, वो समाप्त हो जाता है या कम हो जाता है या बनता नहीं है। कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए क्लास में आप बैठे होते हैं, क्लास में बच्चे बैठे होते हैं ना, क्लास का मॉनिटर है, बच्चे शोर कर रहे हैं, तो क्लास का मॉनिटर कहता है अरे सर आ गए, तो बच्चे एकदम से डर के तुरंत शांत हो जाते हैं। उनको क्या लगता है, उनको लगता है कि वास्तव में सर आ गए, इसलिए वो शांत हो जाते हैं। लेकिन अगर यही चीज बार बार हो कि बच्चा कहे, मॉनिटर कहे, लेकिन सर ना आए, तो क्या होगा, वो अनुबंधन खत्म हो जाएगा कि सर के आने में और शांत होने का जो अनुबंधन है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मॉनिटर कहेगा सर आ रहे हैं, बच्चे कहेंगे अरे ऐसे ही कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि दोहराव हुआ ही नहीं, सर आए ही नहीं। समझ गए आप। नियंत्रित वातावरण, नियंत्रित वातावरण भी होना चाहिए, क्योंकि जो उनका बॉक्स बना था जिसमें कुत्ते को रखा था वो साउंड प्रूफ था। साउंड प्रूफ इसलिए था कि उसको घंटी की आवाज साफ सुनाई दे और वो उसको भोजन से जोड़ सके, है ना। अब सोचिए अगर कई सारी घंटियां बज रही होती तो वो जोड़ ही नहीं पाता, उसको लगता कि सारी घंटियों के बजने पे खाना मिल रहा है ना, तो वो क्या करेगा, वो किसी भी घंटी, कभी भी घंटी कोई बज जाएगी, उसको उसकी लाट पकनी शुरू हो जाएगी। इसलिए नियंत्रित वातावरण भी होना चाहिए, जिसमें समय की निकटता जो है ना, ये सबसे ज्यादा मायने रखती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। यहां पे कुछ और भी टर्म्स है, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेद और विलोपन, इनको भी एक बार हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब ये होता है कि कुत्ते ने, घंटी बजने पे कुत्ते को भोजन मिला, तो अब उसने सारे जितनी भी घंटियां थी, यदि उन सभी को उसने जोड़ लिया कि सभी घंटियों को बजने पर मुझे खाना मिलेगा, तो वही होता है उद्दीपक सामान्यीकरण। किसी भी तरह की कोई भी घंटी बज रही है और उसकी लाट टपकनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि किसी भी घंटी की आवाज से उसने क्या कर लिया, अनुबंधन कर लिया, तो उसको लगेगा कि कोई भी घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा और लार टपकनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा होता है तो इसी को कहते हैं उद्दीपक सामान्यीकरण। जितनी भी घंटियां वो सबकी आवाज पे लार टपकाना शुरू कर देगा। उद्दीपक विभेद क्या होता है, उद्दीपक विभेद का मतलब होता है कि वो कुत्ता या कुछ भी हो, वो उस आवाज को पहचान लेगा। जैसे घंटी तमाम तरह की बजती है, लेकिन वो पहचान लेगा कि किस घंटी की आवाज पे मुझे भोजन मिल रहा है। मतलब उद्दीपक में अंतर करना समझ जाएगा। क्या करना, अंतर करना। जैसे जो कंडीशनड स्टिमुलस है, अनुबंधित उद्दीपक है, वो उसका विभेद समझ जाएगा कि किस घंटी की आवाज से मुझे भोजन मिल रहा है। विभेद का मतलब देखिए होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। उद्दीपकों में अंतर करना कि कौन सी घंटी की आवाज से मुझे भोजन मिल रहा है। बस यही टर्म्स आप समझिए बस। विलोपन का क्या मतलब होता है, विलोपन का मतलब विलुप्त हो जाना, मतलब समाप्त हो जाना या गायब हो जाना। ये क्या होता है भैया, ये होता है कि अगर घंटी बजती रहे बार बार लेकिन भोजन मिले ही ना, तो क्या होगा, एक समय ऐसा आएगा कि उसके बीच का जो अनुबंधन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। उसी को हम क्या कहते हैं, विलोपन कहते हैं। कि जो अब उनके बीच में बॉन्ड था ना,
वो अनुबंधन था वो धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया। समझ गए आप? तो ये तीनों टर्म्स थे, उद्दीपक सामान्यीकरण, उद्दीपक विभेद और विलोपन। अब हम बात करते हैं कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत का कक्षा में क्या प्रयोग है। तो ये 3-4 प्रयोग हैं जिनको आप समझ सकते हैं। जैसे बालकों में आदत के निर्माण में, बालकों में अच्छी आदतों के निर्माण के लिए भी ये किया जाता है। जैसे क्या होता है, मान लीजिए आपने कहा कि ये काम कर लो, टॉफी मिल जाएगी। अब बच्चे को लगेगा कि अच्छा काम करेंगे टॉफी मिलेगी, अच्छा काम करेंगे टॉफी मिलेगी, तो अच्छा काम करता है टॉफी मिल जाती है, अच्छा काम करता है उसको टॉफी मिल जाती है। फिर एक समय ऐसा होगा ना कि आप टॉफी देना छोड़ भी देंगे तो भी अब उसकी आदत बन गई कि अब वो अच्छा काम करेगा, अच्छी आदतें उसमें विकसित हो जाएंगी। भय संबंधी रोगों के उपचार के लिए, जिस चीज से उसको भय हो गया हो, जैसे मैंने कहा ना कि बच्चा, जैसे घर पे पिताजी आते हैं, बच्चा उनसे डरता है, एक बार कह दो कि पापा आ गए, पापा नहीं आए थे, फिर कह दो दोबारा पापा आ गए, नहीं आए थे, एक समय ऐसा आएगा कि उसका डर खत्म हो जाएगा। एक और उदाहरण आप समझिए, आप लोगों के सबके साथ होता है, जैसे कक्षा में कुछ बच्चे होते हैं जो कितने भी लोग हों उनके सामने जाकर के भाषण देना या बोलना उनको आसान लगता है, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि सामने पहले कम लोग हों, उनको उनके सामने ले जाकर के पहले क्या करते हैं, उनके सामने बुलवाया जाता है कम लोगों की भीड़ में, तो उसके अंदर का भय समाप्त होता है और सामने से कुछ जो है मोटिवेशन मिल जाता है उसको, है ना, रीइंफोर्समेंट जिसको कहते हैं। तालियां बज गई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने। तो अब उसके अंदर जो है बोलने की क्षमता बढ़ जाती है और उसको लगता है अब मैं बड़ी जगह पे भी बोल सकता हूं। तो ये भय संबंधी रोगों के उपचार में भी काम आता है, ठीक है। बाकी अगर बात करें वातावरण में सामंजस्य स्थापित करने में, ये भी होता है, और अच्छा व्यवहार व अनुशासन स्थापित करने में, ये तो यहीं से आप जोड़ करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका पावलोव का सिद्धांत कक्षा में हो गया। अभी तक इससे प्रश्न नहीं बने हैं। अब हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। ये आपका पूरा पावलोव का सिद्धांत था। मेन आपको क्या याद करना है, मेन आपको उनके नाम याद करने सिद्धांत के, और वहीं से प्रश्न ज्यादातर बने भी हैं। ये प्रश्न आपका सुपरटेट 2019 वाली परीक्षा में आया था कि प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है। प्राचीन अनुबंधन सबसे पुराना, आपको बताया था ना, पुराना मतलब शास्त्रों से जुड़ा हुआ, शास्त्र मतलब घंटी, ठीक है। तो किसने दिया है, पावलोव ने दिया है। आपका सी वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। अगला है, यह प्रश्न आपका यूपी टेट 2013, 16 और 18 3 बार पूछा गया कि सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, किसका प्रयोग किया, तो आपको पता है किसका प्रयोग किया भैया, पावलोव कुत्ता, ठीक है, पावलोव कुत्ता हो गया। नेक्स्ट आपका है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, किसके अनुकूलन पर बल देता है, तो अभी मैंने आपको बताया किसके अनुकूलन पर बल देगा, तो व्यवहार, चिंतन, तर्क या अभिप्रेरणा। तो किसका अनुकूलन हो रहा है, व्यवहार का, कि इसके बदले वो, उसका व्यवहार बदल गया। तो आपका ऑप्शन कौन सा, ए वाला एकदम राइट हो जाएगा। क्लासिकल स्थिति का प्रतिपादक कौन था, फिर वही बात आई, क्लासिकल मतलब शास्त्रीय, मतलब घंटी से जोड़ लीजिए, और घंटी किसके सिद्धांत में था, पावलोव के सिद्धांत में था। तो सी वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट हो जाएगा। हरियाणा टेट में पूछा गया प्रश्न है ये। आगे है, अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है, बस शास्त्रीय आ गया, आपको पता है ये शास्त्रीय कौन है, पावलोव है, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न थे जो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं में पूछे गए थे। उम्मीद करते हैं कि ये आपके समझ में भी अच्छे से आए होंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्लास की सीरीज को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और एक एक इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग आगे कवर करते जाएंगे। देखिए मेरी क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा और छोटा करूंगा, ठीक है। जैसे इस चीज को हम लोगों ने अच्छे से समझा है, उम्मीद करते हैं कि अब यहां पर आपको कोई भी समस्या समझने में नहीं रह गई होगी पूरे जो है पावलोव के चैप्टर में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को चीजें अच्छे से समझ में भी आ रही होंगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।